Hello friends, welcome you to my YouTube channel. Friends, as we know, board exams, CPT exams, and many more exams are coming. So, I am coming with a very important topic, accounting principle. Friend, this is a very basic and important topic which is very important for all the accounting transactions. So, let's we discuss accounting principle. Friends, first we discuss about what is the meaning of accounting principle. Accounting principle refer to the rule and action adopted by the accountant globally for recording accounting transactions. Accounting प्रिंसिपल्स वो रूल्स है, वो रेगुलेशंस है, वो नॉर्म्स है या वो सिद्धांत है जो एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करते समय फॉलो करता है. Next, we discuss that accounting principles are classified in three parts. First is accounting assumption, second is accounting concept, and third is accounting constraints. Accounting assumption is also classified in four parts, and accounting concept is also classified in four parts, and accounting constraints is classified in five parts. फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि इनसे बेसिक अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइक राइट फोर अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशंस, टू राइट एनी टू अजम्पशंस, राइट एनी टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या फिर इनसे एमसीक्यूज बन सकता है. तो आपको इनकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर अकाउंटिंग अजम्पशंस, व्हाट आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड व्हाट आर अकाउंटिंग कॉन्स्टेंट्स. Yes, next we discuss first assumption of accounting principle is business entity concept. Business entity concept is the business is viewed as an entity separate from its owner, creditor or other business. It means business enterprises एक artificial person है. जो भी अकाउंटिंग होगी वो बिजनेस एंटरप्राइजेस की होगी, उसी की बुक कीपिंग होगी. आपका बिजनेस आपसे अलग है. इट टेल्स यू दैट योर बिजनेस एंड इट्स ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. फ्रेंड, हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है ए, जिसका नाम है ए, और उसका बिजनेस है ए एंटरप्राइजेस. अब ए ने जो भी अपने बिजनेस में पैसा लगाया उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल. और मान लीजिए कि मैं हूँ आउटसाइडर और मैंने ए एंटरप्राइजेस, ए को नहीं, ए एंटरप्राइजेस को मैंने पैसे दिए हैं एज अ लोन, जिसे हम कहेंगे लोन. अब अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं ए एंटरप्राइजेस की, तो ए एंटरप्राइजेस की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हम क्या लिखेंगे? दोनों चीज़ें लिखेंगे, कैपिटल एंड लोन. तो ये क्या हो गया? ए एंटरप्राइजेस की एक ऑब्लिगेशंस हो गई जो उसे ए को भी चुकाना है एज कैपिटल एंड मुझे भी चुकाना है एज लोन. तो ये क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि बिजनेस और ओनर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है. आपको जो भी अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करने हैं, वो किस में करोगे आप? ए एंटरप्राइजेज में, ना कि ए में. तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. यस, नेक्स्ट assumption इज मनी मेजरमेंट assumption. Money measurement assumption in accounting, also known as measurability concept, means that only transaction and event that are capable of being measured in monetary terms are recognized in the financial statement. It means these concepts tell you that we record only things which are measurable in monetary terms, that हमें वही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है जो पैसों में मेज़र की जा सके. Yes, next we discuss accounting period concept. The life of an entity is divided into short economic time period. All the transactions are recorded in the book of accounts on the assumptions that profit on these transactions are to be ascertained for a specified period. This is known as accounting period concept. These concepts tell you prepare your account for a particular पीरियड. लाइक आप अपनी बिजनेस की लाइफ जो कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए है, उसे छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में डिवाइड करो,
दैट यू कैन प्रिपेयर योर समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड जो आपने छोटे छोटे पीरियड्स में आपकी बिजनेस की लाइफ को डिवाइड करी है, जिससे आपने अपनी समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, उससे आपके जो यूज़र्स हैं, आपकी जो बिज़नेस के यूज़र्स हैं, उससे आसानी होगी। आपके बिजनेस के यूज़र्स कौन कौन हैं? लाइक ओनर है, बैंक, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, ईटीसी। तो ओनर को यह पता रहे कि आपका बिजनेस रेगुलरली प्रॉफिट कमा भी रहा है या नहीं। बैंक एंड क्रेडिटर्स को भी यह पता रहे कि आपका बिजनेस उनका पैसा देने के लिए कैपेबल है या नहीं। तो इस पीरियड से इस तरह से आपके जो बिजनेस की लाइफ है उसको रेगुलर इंटरवल्स में बांटना ही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए, ये इसका एक एग्जाम्पल है कि आपने आपके बिजनेस की लाइफ को किस तरीके से या तो मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली आप अपनी रेगुलर इंटरवल्स में आप अपनी स्पेसिफिक पीरियड में आप अपनी बिजनेस की लाइफ को अगर छोटे छोटे पीरियड्स में बांटते हैं, उसको क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। यस, नेक्स्ट वी डिस्कस going concern concept. This is a fourth assumption of accounting principle, going concern concept. Accountant has to assume that business will continue to operate in future for indefinite period of time until it is liquidated in the इमीडिएट फ्यूचर। देखिए गाइज, ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कॉन्सेप्ट। और अगर ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए, इट मीन्स ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो फर्स्ट लाइन जो है इसकी, इस कॉन्सेप्ट की, ये हमें क्या बताता है कि ये हमारा बिजनेस ये अजम्पशन लेकर चलता है कि हमारा बिजनेस अनंत काल तक चलेगा, इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा। यह हमने जैसे आज बिजनेस स्टार्ट किया और हम 1 साल 2 साल में इसको लिक्विडेट नहीं करेंगे, हमारा बिजनेस अनंत काल तक चलेगा। सेकंड इज कंटिन्यूइंग एक्टिविटी एंड नॉट लिक्विडेशन। आपका बिजनेस है उसमें कंटिन्यू एक्टिविटी होगी, ये नहीं है कि आपने 1 साल किया, 2 साल किया, आपको प्रॉफिट मिला और आपने उसे तुरंत लिक्विडेट कर दिया। नहीं, आपकी बिजनेस की एक्टिविटी कंटिन्यू होगी। For example, in case of basis for depreciation, the cost of a fixed asset is allocated over its useful life and it will not be considered as the current year only। जैसे आपने कोई मशीनरी खरीदी है या कोई भी फिक्स असेट्स खरीदी है, उसको आप क्या करते हो, उसकी लाइफ को हम अलोकेट करते हैं 10 ईयर, 5 ईयर, 15 ईयर, मोर देन 1 ईयर। तो हम क्या करते हैं, उसको केवल करंट ईयर में ख़त्म नहीं करते हैं, उसको उसकी पूरी यूजफुल लाइफ तक हम उसको अलोकेट करते हैं। तो ये किस कॉन्सेप्ट के कारण पॉसिबल होगा? गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट के कारण, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट के कारण ये मान के चलते हैं, ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो अनंत काल तक चलने वाला है। एंड दस इट डज नॉट इम्प्लाई परमानेंट कंटिन्यूअस ऑफ एन एंटरप्राइज, बट इट प्रज्यूम दैट द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन लॉन्ग इनफ टू चार्ज अगेंस्ट इट्स इनकम। मतलब आप जो भी आपकी असेट्स है उसको आप परमानेंट कंटिन्यूस तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो भी चीज़, हमारा जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेज है वो कंटिन्यू रन करेगा, वो लॉन्ग ऑपरेशन तक रन करेगा एंड हम हमारी असेट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज अ बेसिक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यस, सो गाइस, तो हमारे सारे अकाउंटिंग अजम्पशंस, जो हमने 4 अकाउंटिंग अजम्पशंस पढ़े, वो कंप्लीट हो गए। एंड नाउ वी डिस्कस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एंड फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हिस्टोरिकल कोस्ट कॉन्सेप्ट, मीनिंग assets should be shown on the balance sheet at the cost of purchase instead of current value। जब भी हमने कोई असेट्स परचेज की है तो उसे उसकी एक्वाजिशन कोस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। एक्वाजिशन कोस्ट क्या होती है? जिस कोस्ट पर हमने असेट्स को, जिस डेट पर हमने असेट्स को अक्वायर की है, दैट इज एक्वाजिशन कोस्ट। हम जैसे समझो हमने कोई लैंड है वो 20 लाख की ली है, या फिर कोई भी फिक्स असेट्स हमने 20 लाख की ली थी, जब हमने अक्वायर की थी तब उसकी रेट 20 लाख थी एंड आज इसकी कॉस्ट 50 लाख है। तो हम क्या, हमारी बैलेंस शीट में उस असेट्स को बढ़ा देंगे?
और 30 लाख से उसको बढ़ा देंगे, नहीं, हम उसे 20 लाख से ही लिखेंगे, क्योंकि एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट आपने जो असेट्स जिस दिन अक्वायर की थी उस अक्वायरेशन कॉस्ट पर जो वैल्यू है उसी पर हम उसको लिखेंगे, ना कि हम उसकी करंट वैल्यू पर उसे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स इज रिकॉर्डेड एट द डेट ऑफ अक्वायरेशन कॉस्ट, मतलब आपने जो भी फिक्स असेट्स अक्वायर की है उसको जिस डेट पर अक्वायर की है आप वही अक्वाइजेशन कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। द अक्वाइजेशन कॉस्ट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंडिचर मेड टू प्रिपेयर द असेट्स फॉर इट्स इंटेंड यूज। इट इंक्लूड द इनवॉइस प्राइस ऑफ द असेट्स, फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस और इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इट मीन्स जब भी आप कोई चीज़ कोई भी असेट्स अक्वायर करते हैं उसमें जो भी आपका खर्चा बैठता है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए आपके जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं वो उस एक्वाइजेशन कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। लाइक इनवॉइस प्राइस हो गई असेट्स की, फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, या फिर बहुत सारे चार्जेस जो उसको इस्टेब्लिश करने में एक्सपेंडिचर लगे हैं वो सब एक्वाइजेशन कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी डिस्कस मैचिंग कॉन्सेप्ट। Matching concept. The matching concept state that the revenue and the expenses incurred to earn the revenue must belong to the same accounting period. आप matching concept आपको ये बताता है कि आपने जो भी revenue earn की है और जो आपके expenses हुए हैं, पहली बात तो जो आप वो सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। अगर आप आपकी अकाउंटिंग पीरियड हाफ ईयरली करते हो तो वो हाफ ईयरली के होने चाहिए, ईयरली, क्वार्टरली तो वो सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। सो वंस द रेवेन्यू इज रियलाइज द नेक्स्ट स्टेप इज टू एलोकेट इट टू द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। द मैचिंग कॉन्सेप्ट implies that all revenue earned during an accounting year, whether received not received during that year, or all costs incurred whether paid not paid during the year, should be taken into account while ascertaining profit or लॉस फॉर दैट ईयर। मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि जितना भी आपका रेवेन्यू है या आपने अपने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितनी कॉस्ट इंकर की है वो उसमें से आपको ये देखना है कि आपने इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए कितनी कॉस्ट इंकर की है, और जो रेवेन्यू है उसमें से उतनी कॉस्ट लेस कर देंगे तो आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। ये बोल रहे हैं ना, असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस फॉर दैट ईयर, तो आपको आपका उस पीरियड का प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। गाइस इसके अंदर 4 आपको पॉइंट्स बताए गए हैं A to D। आपने अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया या इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। A. All information related to an entity's business and operating objective is required to be disclosed in the financial statement। क्या बोल रहे हैं कि वो सारे इंफॉर्मेशंस जो एंटिटी के बिजनेस से रिलेटेड है या एंटिटी के ऑपरेटिंग ऑपरेशन से रिक्वायर्ड है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी है। बी. Information about each account balance appearing in the financial statement is to be included in the notes to the financial statement। वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंस से रिलेटेड है, अकाउंटिंग बैलेंस से रिलेटेड है, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में इंक्लूड करना है। सी. Enough information should be disclosed in the financial statement so a person wishing to invest in the stock of the company can make a profitable decision। वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है आपको वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है जिससे कोई भी आउटसाइडर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉफिटेबल डिसीजन ले सके। अकाउंट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि नो ओमिशन, लाइक आपने सेल रिकॉर्ड नहीं की या आपने सारे इनकम ले लिए, आपने एक्सपेंडिचर को छोड़ दिया। आपको फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बोलता है कि जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं आपको अपने अकाउंटिंग से रिलेटेड उन सभी को डिस्क्लोज करना है। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। Yes, next we discuss last accounting concept, revenue recognition concept।
Revenue recognition is an accounting principle under generally accepted accounting principles that determine the specific condition under which revenue is recognized or accounted for. Generally, revenue is recognized only when a specific critical event has occurred and the amount of revenue is measurable. However, there are several situations in which exceptions may apply. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली यह बोलता है कि जब आपने ट्रांजैक्शन किया है तभी उसे एज रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने कोई उधार में कार बेची है, जिसको मैंने बेची है ही इज़ लीगली बाउंड टू पे माई मनी। अगर वो मुझे पैसे नहीं दे तो मैं उस पर कोर्ट में केस कर सकती हूँ, तो उस पर लीगल ऑब्लिगेशंस आ गई मुझे अपने पैसे चुकाने की। और मान लीजिए कि अगर उसने पैसे मुझे एडवांस में दे दिए और सेल बाद में हुई है, तो मैं रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड करूँ या बाद में? मैं उसे बाद में रिकॉर्ड करूँगी, बिकॉज लीगली ऑब्लिगेशन उस पर बाद में अराइज होगी। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट आपको यह बताता है कि आपको रेवेन्यू तब ही रिकॉर्ड करनी है जब ट्रांजैक्शन हो जाए। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। यस, नेक्स्ट वी डिस्कस फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, and this is a very important concept because whole accounting is based on these concept. First, foundation or the basic principle of accounting. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज द फाउंडेशन और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैंने अभी बताया कि पूरी की पूरी अकाउंटिंग दिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इसमें से बेसिकली क्वेश्चंस बनते ही हैं। Second, every transaction has a dual effect. Its effect to accounts in their respective opposite side. जैसे हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। कोई असेट्स खरीदी है आपने तो असेट्स आई और कैश गया, दोनों के अपोजिट साइड में अलग अलग उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ड्यूअल इफेक्ट है दोनों के। recorded at two places, both the aspect of transaction must be recorded in the book of account. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है कि जब आप अपने ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो तो उसके दोनों एस्पेक्ट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने हैं। असेट्स इक्वल्स टू liability plus capital. This is a basic formula of this concept and this is a very important formula. इसमें से basically questions पूछे जाते हैं आपसे, MCQs में भी पूछे जाते हैं या फिर इसमें से basically questions बनता ही है। Yes, हम इसको एक example के through solve करेंगे। For example, the proprietor of a business start his business with cash 1 lakh, machinery 50,000 and building 30,000. Then these fact is recorded at two places, that is assets account में क्या क्या आएगा, कैश, मशीनरी एंड बिल्डिंग, एंड कैपिटल अकाउंट्स, द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू असेट्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ असेट्स क्या क्या हो गई, कैश, मशीनरी एंड बिल्डिंग, और आपने इन तीनों से आपका बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल असेट्स टोटल कितनी हो गई 1,80,000 एंड उधर दूसरे साइड लाइबिलिटी साइड में कैपिटल कितने से रेज हो गई 1,80,000 से। तो द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इक्वल टू द असेट्स ऑफ द बिजनेस। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यस, नेक्स्ट वी डिस्कस कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. Consistency concept tells you that all accounting rules and practices should remain unchanged from one year to another year. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है, अगर आप कोई भी मेथड अपना रहे हो, चाहे से वो इन्वेंट्री के लिए हो, डेप्रिसिएशन के लिए हो, किसी के लिए भी हो, उसे कंटिन्यूसली फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी इज बेसिकली कंटिन्यूस फॉलोइंग ऑफ वेरियस अकाउंटिंग मेथड. For example, if depreciation is charged on fixed assets according to diminishing balance method, it should be done so year after year. This is necessary for purpose of comparison.
क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जैसे आप डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, अगर आपने WDV मेथड को चूज़ किया है कंप्यूट करने के लिए, तो एवरी ईयर आपको WDV मेथड से ही डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करना है, उसका मेथड आप चेंज नहीं कर सकते। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, अगर आपने इसे चेंज कर लिया तो आप अपने प्रॉफिट को पिछले ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर नहीं कर सकते। That's why consistency is basically continuous following of various accounting method. Yes, next we discuss prudence method या conservatism, दोनों बोल सकते हैं, या तो prudence या conservatism. Meaning, revenue and profits are not anticipated. Only realized profit with reasonable certainty are recognized in the P&L account. However, provision is made for all known expenses and loss whether the amount is known for certain or just an estimation. This treatment minimize the reported profit and the valuation of assets. Prudence method आपको क्या कहता है, इसमें यह माना जाता है कि accounted as a डरपोक है, क्योंकि वो क्या करता है, बुक्स में एक्सेप्टेड लॉस हो तो उसका प्रोविज़न बनाएगा, और अगर एक्सेप्टेड प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, उसको पता है कि हमें इतने लैक्स का प्रॉफिट होगा, उसके लिए वो प्रोविज़न नहीं बनाता है। इसका क्या रीज़न है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट टेल्स यू फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए प्रोविज़न बनाना है बट गेन्स के लिए नहीं। प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर फ्यूचर गेन्स। दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म।